नमस्कार। आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम भारतीय संविधान के भाग 3 के शेष जो मौलिक अधिकार हैं उनको पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक किया गया है। अनुच्छेद 25 के अंतर्गत अंतःकरण और धर्म के अबाध रूप से मानवीय आचरण व धर्म का प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 25 के अंतर्गत हमें अधिकार है कि जिसमें हमारी आस्था है उसमें हम विश्वास जता सकते हैं। जिस धर्म को हम मानते हैं उसको न केवल मानने की स्वतंत्रता है बल्कि उसका प्रचार प्रसार करने की भी स्वतंत्रता है। एक जो 3 तलाक की जो एक्ट बनाया गया, जिसका मुस्लिम वर्ग ने विरोध किया गया, वो है उन्होंने जो विरोध का जो कारण बताया वो आचरण, यानी ये हम धर्म का जो आचरण है, धर्म का अनुसरण है, धर्म विशेष का प्रचार प्रसार करने का जो हमें स्वतंत्रता देता है। लेकिन राज्य लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के आधार पर प्रतिबंध लगा सकता है। दोस्तों, अभी हाल में विश्व कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौर से गुजर रहा है। उसकी वजह से नागरिकों के बहुत सारे जो अधिकार है उस पर युक्त प्रतिबंध लगाया गया है राज्य के द्वारा, और सर्वोच्च न्यायालय ने उसको सही बताया है। तो कहने का मतलब है, राज्य है नागरिकों के स्वास्थ्य की जो रक्षा करना एक दायित्व है, और स्वास्थ्य की रक्षा को ध्यान में रख करके जो अपने कुछ अधिकारों पर युक्त प्रतिबंध लगा सकता है। तो ऐसा उल्लेख इसके अंदर किया गया है। जैसे मुस्लिम वर्ग उसमें मस्जिदों में नमाज पढ़ने पर जो प्रतिबंध है, मंदिर मस्जिद जहाँ भीड़ इकट्ठी होती है उस पर प्रतिबंध है, जो विवाह शादी या कोई धार्मिक स्थलों का आयोजन है, इन सब पे जो तीर्थ यात्राओं पर प्रतिबंध है, जैसे तमाम है उस पर जो प्रतिबंध लगाया गया है। किस वजह से? स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए। नेक्स्ट, अनुच्छेद 26, जिसमें धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है कि हम अपने धार्मिक कार्यों से संबंधित जो भी प्रबंध है उसका हम प्रबंध कर सकते हैं, ये अपना अधिकार है। अनुच्छेद 27 के अंदर उल्लेख किया गया है कि किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि या उसके प्रचार प्रसार के लिए जो व्यक्ति उसमें जो पैसे जो खर्च करता है, राज्य सरकार उस पर किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगा सकता है। अनुच्छेद 28, जिसके अंदर उल्लेख किया गया है कि प्रत्येक संप्रदाय को अपने धर्म के प्रचार प्रसार की पूर्ण स्वतंत्रता है, परंतु सरकारी विद्यालय में धर्म विशेष की शिक्षा नहीं दी जा सकती है। ट्रस्ट द्वारा जो संचालित शिक्षण संस्थान है वहां पर धर्म विशेष की शिक्षा दी जा सकती है, और जो शिक्षण संस्थान राज्य से मान्यता प्राप्त है ऐसे शिक्षण संस्थान में बिना राज्य की परमिशन के धर्म विशेष की शिक्षा नहीं दी जा सकती है। अनुच्छेद 25 में हमने अंतःकरण धर्म की स्वतंत्रता पढ़ा, 26 में धर्म के लिए प्रबंध की व्यवस्था करने का संबंधी पढ़ा, 27 में धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जो अनुदान देते हैं उस पर कोई टैक्स नहीं लगाया जा सकता है, और 28 में हमने पढ़ा जो भी सरकारी जो संस्थान है वहाँ पर धर्म विशेष की शिक्षा नहीं दी जा सकती है, और जो ट्रस्ट से संचालित संस्थाएं वहाँ पे धर्म विशेष की शिक्षा दी जा सकती है। नेक्स्ट, मौलिक अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 है। दोस्तों, ये जो अनुच्छेद है वो विशेष तौर से अल्पसंख्यक वर्ग के हितों के संरक्षण से संबंधित है। बहुत बार प्रश्न में परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि अल्पसंख्यक वर्ग के संरक्षण से संबंधित कौन सा मौलिक अधिकार है, तो वो संस्कृति और शिक्षा का जो अधिकार है अनुच्छेद 29 और 30 है, वो इनके संरक्षण से संबंधित है। अल्पसंख्यक का मतलब क्या है? जिनकी संख्या कम है, जिनकी संख्या कम है वो अल्पसंख्यक वर्ग के अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहले अनुच्छेद 29, और अनुच्छेद 29 में उल्लेख किया गया है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अब अल्पसंख्यक जो वर्ग है उनके जो हित है, उनकी जो संस्कृति है, उनकी लिपि है, उनका धर्म है, उनकी जो भाषा है,
उनकी जो संस्कृति है उनके संरक्षण से संबंधित संविधान में कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं। तो दोस्तों एक नजर इसमें, नागरिक अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है। दूसरा इसमें कि राज्य है वो भाषा, जाति, धर्म और संस्कृति के आधार पर सरकारी संस्था में प्रवेश के आधार पर कोई भेदभाव नहीं कर सकता है। यानी राज्य है, राज्य की जो शिक्षण संस्थान है उन शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के नाम पर किसी भी बच्चे के साथ में ऐसा भेदभाव नहीं किया जा सकता कि आप अल्पसंख्यक वर्ग के हैं इसलिए आपका एडमिशन नहीं लिया जा सकता है। तो राज्य के लिए सब समान है, तो इस आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता, ऐसा उल्लेख अनुच्छेद 29 में कर रखा है। अनुच्छेद 30 है, उसमें उल्लेख किया गया है कि अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, संस्कृति व लिपि का प्रचार प्रसार करने के लिए शिक्षण संस्थान खोल सकता है। अल्पसंख्यक वर्ग है वो अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति, धर्म इनके प्रचार प्रसार के लिए है वो धार्मिक शिक्षण संस्थान खोल सकता है, जैसे मदरसा है। तो राज्य उन्हें अनुदान देने पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं कर सकता है। तो ऐसा उल्लेख इसके अंदर कर रखा है। इसके पश्चात अनुच्छेद 30 अनुच्छेद 30 दोस्तों संबंधित है संपत्ति का अधिकार। सॉरी 31 संपत्ति का अधिकार। मूलतः संविधान में 7 प्रकार के मौलिक अधिकारों का वर्णन मिलता है, लेकिन वर्तमान में 6 ही प्रकार के मौलिक अधिकार है। एक जो संपत्ति का जो अधिकार है जिसका उल्लेख अनुच्छेद 121 में मिलता है, एक 19 एक्ट में मिलता है। 19 एक्ट स्वतंत्रता का अधिकार 19 एक्ट में मिलता है। तो 31 जो संपत्ति का अधिकार है इसको 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत हटाकर संविधान के भाग 12 जो संबंधित है केंद्र व राज्य वित्तीय संबंध से, भाग 12 के अनुच्छेद 300 क में रखा गया है। तो ये था अनुच्छेद 31 जो संपत्ति का अधिकार से संबंधित था, जो अब एक कानूनी अधिकार का दर्जा दिया गया है, जिसके अंदर राज्य चाहे तो अपनी जो संपत्ति है उस पर अधिकार कर सकता है। नेक्स्ट जो 6ठा अंतिम मौलिक अधिकार, 6ठा मौलिक अधिकार संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में किया गया है और जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। और यहाँ तक कहा कि संवैधानिक उपचार के अधिकार के बगैर सारे जो मौलिक अधिकार व्यर्थ हैं। दोस्तों ऐसा क्यों? क्योंकि संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 और जिसके अंदर उल्लेख किया गया है कि राज्य या कोई भी व्यक्ति के अधिकारों का कोई उल्लंघन करता है तो सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार के रिट जारी कर सकता है। अधिकारों के संरक्षण के लिए 5 प्रकार के रिट जारी कर सकता है। तो दोस्तों क्या सर्वोच्च न्यायालय ही रिट जारी कर सकता है? क्या उच्च न्यायालय भी रिट जारी कर सकता है? हाँ जी बिल्कुल। अनुच्छेद 226 के अंतर्गत जो हाई कोर्ट है वो भी रिट के माध्यम से नागरिकों के अधिकारों का संरक्षण कर सकते हैं। तो वो 5 रिट कौन कौन सी हैं जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में अपने को मिलता है, जिसके अंदर सबसे पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण। दोस्तों किसी व्यक्ति को बंदी बनाया है तो न्यायालय बंदी का कारण पूछ सकता है कि अमुक व्यक्ति को ने ऐसा क्या दोष है जिसकी वजह से उसको बंदी बनाया है, तो कारण जान सकता है। दूसरा है परमादेश
और परमादेश का मतलब होता है कि जब कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता है तो ऐसी स्थिति में जो न्यायालय है उसे ये आदेश जारी कर सकता है, परमादेश। नेक्स्ट है प्रतिषेध। प्रतिषेध का मतलब होता है मना करना, यानी उच्च न्यायालय है वो अपने से निम्न जो न्यायालय है उनको किसी कार्य के प्रति उसको मना कर सकते हैं अगर उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, तो ऐसी स्थिति में उनको ये है जो आदेश जारी किया जा सकता है। नेक्स्ट है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण का मतलब होता है ऊपर की ओर मंगा लेना। जब कोई ऐसा जो कार्य जो निम्न न्यायालय जिसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है या उस कार्य में देरी कर देते हैं, उस पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में जो उस संस्थान है उस न्यायालय है वो अपने पास आदेश को मंगा सकती है। उसके बाद में अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा का मतलब होता है जांच करना। किसी व्यक्ति ने सरकारी सेवा या कोई पद प्राप्त किया है तो उस पद को प्राप्त करने की उसके पास पर्याप्त योग्यता है या नहीं है, तो इसकी जांच इस आधार पर की जा सकती है। तो दोस्तों ये था संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसका जो वर्णन है अनुच्छेद 32 में मिलता है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय अगर किसी नागरिक के अधिकारों का हनन होता है तो ऐसी स्थिति में ये 5 प्रकार की रिट जारी करके संरक्षण प्रदान किया जा सकता है सर्वोच्च न्यायालय। और जो उच्च हाई कोर्ट है उसके अंदर अनुच्छेद 226 के अंदर इसका उल्लेख किया गया है। अब जो शेष जो अनुच्छेद 33, 34 और 35 उसमें क्या उल्लेख है? अनुच्छेद 33 में उल्लेख किया गया है सैनिक एवं अर्धसैनिक बलों के मौलिक अधिकारों में कमी की जा सकती है। जो सैनिक है, अर्धसैनिक बल में जो तैनात जो सिपाही हैं, जो लोग हैं, उनके मौलिक अधिकारों में कमी की जा सकती है। अनुच्छेद 34 में उल्लेख किया गया है सैनिक शासन मार्शल लॉ जो राष्ट्रपति जारी करता है, जिसमें संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है। और मार्शल लॉ लागू होते ही अनुच्छेद 19 के अंतर्गत भारतीय संविधान में नागरिकों को 6 प्रकार की जो मौलिक स्वतंत्रताएं हैं वो स्थगित हो जाती है। तो ये तो है सैनिक शासन या मार्शल लॉ लागू होने पर। एक है इसमें आपातकाल। आपातकाल भी राष्ट्रपति द्वारा ही जारी किया जाता है, जिसमें संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता होती है। और आपातकाल की स्थिति में सिर्फ और सिर्फ अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़ करके बाकी सभी जो मौलिक अधिकार है उन सबको निलंबित किया जा सकता है। ऐसा उल्लेख इसमें अनुच्छेद 34 में कर रखा है। अनुच्छेद 35 संसद मौलिक अधिकारों के क्रियान्वयन संबंधी शक्ति प्रदान की गई है। किसको? संसद को। तो दोस्तों ये हमने भारतीय संविधान का जो भाग जो 3 जो फंडामेंटल राइट से संबंधित है और जिसमें हमने मूलतः संविधान में 7 प्रकार के मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है, लेकिन वर्तमान में 6 ही प्रकार के मौलिक अधिकार हैं और एक अधिकार को हटा दिया गया। मौलिक अधिकार भारतीय जो संविधान में ये किस देश के संविधान से प्रभावित है, इसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भीमराव अंबेडकर जिसने कौन से अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है, नागरिकों कितने प्रकार की जो स्वतंत्रताएं हैं, अंतःकरण शब्द का प्रयोग कौन से अनुच्छेद में किया गया है, अस्पृश्यता का शब्द जो निवारण है ये अधिनियम कब बनाया गया, जैसे जो तमाम जो महत्वपूर्ण जो इसमें अनुच्छेद हमने 12 से लेकर के और 35 तक जो वर्णन जो किया गया उसको बड़े ही आसानी से हमने ये जो 4 जो लेक्चर के माध्यम से इसको हमने पढ़ा है। तो एक बार जरूर आप इसको सुनेंगे और इसको